ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सारे लोग? उम्मीद करते हैं कि सारे लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। और हमारा लोगों का देखिए टॉपिक जो है वो क्या चल रहा था। तो टॉपिक हमारा चल रहा था संविधान के स्रोत, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। और एक बार ये कमेंट करके बताओ कि, क्योंकि हम इस टॉपिक में ये पढ़ रहे थे कि हमने कौन से देश से क्या क्या लिया है या क्या क्या बारो किया है। तो बहुत सारे कंट्रीज हमने कवर कर लिए थे। ठीक है। तो एक बार ये बताना कि कितने कंट्रीज हमने कवर कर लिए थे। एक बार मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, हम लोग कवर क्या क्या कर चुके हैं। मतलब ब्रिटेन से क्या लिया है ये हम लोग देख चुके हैं। ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि ब्रिटेन से हमने क्या लिया है। उसके बाद यूएसए से हमने क्या लिया है ये भी हमने देखा। ठीक है। यूएसए के बाद जापान से हमने क्या क्या लिया है ये भी देखा। उसके बाद आयरलैंड, ठीक, आयरलैंड से हमने क्या लिया है ये देखा। और आयरलैंड के बाद साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, इनसे हमने क्या लिया है ये देखा। और साउथ अफ्रीका के बाद एक पॉइंट हमने जर्मनी का भी पढ़ा था। ठीक है। तो इतने जो है कंट्रीज से हमने क्या क्या लिया है ये कवर कर चुके हैं। सर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस भी तो ब्रिटेन से लिया है। हाँ बिल्कुल सही कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो ये लिख रहे हैं संगराम सिंह, वो भी हमने ब्रिटेन से लिया है। देखो बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं से ली हैं, तो सारी चीजें लिखना पॉसिबल नहीं है। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जरूरी है वो चीजें यहां पर लिखी जा रही। जो इन्होंने क्वेश्चन किया है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या किया कि हमारे जो सांसद है ना, अपने सांसदों को कुछ विशेषाधिकार दिए जाते हैं, कुछ स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं। तो वो जो सांसदों वाले स्पेशल राइट्स हैं वो भी हमने कहां से लिए हैं? ब्रिटेन से ही लिए हैं। ठीक है। हेलो, ठीक है। तो इतने जो है हमने कहां कहां से लिए हैं? जर्मनी से। ये तो हमने कर लिया है कवर। ठीक है। तो ये इस पे मैं टिक कर दे रहा हूं, ये वाले हमने कवर कर लिए हैं। और जो हमारे बचे हैं वो हमको करने हैं कवर। ठीक है। तो इसके बाद में नेक्स्ट पेज में ले लेता हूं, एक बार देख लो। तो इसके बाद हम लोग लिखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है। ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है एक बार देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से देखो हमने क्या लिया है। पहली बात कि लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, क्या लिया है? लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, या इसको बोलेंगे प्रस्तावना की भाषा। क्या बोलेंगे? प्रस्तावना की भाषा बोलेंगे। तो प्रस्तावना की भाषा, इसका मतलब क्या है? इसका देखो मतलब ये है कि आइडिया ऑफ प्रियम्बल, कि प्रियम्बल या प्रस्तावना पहला पेज हो अपने संविधान का। ये कहां से लिया? जल्दी आप कमेंट करके बताओ। ये हमने लिया अमेरिका से कि संविधान हो और उसका पहला वाला पन्ना कौन सा हो? प्रियम्बल। ये आइडिया हमने अमेरिका से लिया। लेकिन प्रियम्बल जब आप पढ़ोगे ना तो उसमें लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी सी जटिल लैंग्वेज दी गई है। तो जो लैंग्वेज है प्रियम्बल वाली वो कहां से ली है? वो ली है ऑस्ट्रेलिया से। क्लियर है? उसके बाद देखो, उसके बाद फ्रीडम ऑफ ट्रेड। तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड, या इसको हम लोग लिखेंगे व्यापार करने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता। ठीक है। व्यापार करने की स्वतंत्रता। हमको देखो पता है कि हमारे यहां पर बहुत सारे राजे रजवाड़े हुआ करते थे। हैदराबाद के निजाम अलग थे, जूनागढ़ के नवाब अलग थे, जम्मू कश्मीर के हरि सिंह अलग थे, मणिपुर के बोध चंद्र सिंह अलग थे। तो इतने सारे नवाब थे। अब जिन राजा की आपस में बन जाती थी वहां तो आप आ जा लो, व्यापार कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिन राजा की आपस में बनती नहीं थी, जैसे ही आप ट्रेड करने जाते आपको तुरंत रोक दिया जाता। हमने सोचा अगर जो ये चीजें बाद तक जारी रही तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। इंडिया एक यूनाइट इंडिया कैसे बन पाएगा? बन ही नहीं पाएगा। और इस वजह से फ्रीडम ऑफ ट्रेड थ्रू आउट इंडियन टेरिटरी, पूरे भारत के क्षेत्र में आपको व्यापार करने की आजादी दी गई है। और एक बात और यहां से ध्यान दे लो कि अगर जो कभी व्यापार करने पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना भी है तो केंद्र या संसद लगा सकता है, राज्य नहीं लगा सकते रोक, है ना। तो इसका मतलब पूरे इंडिया की टेरिटरी में फ्रीडम ऑफ ट्रेड जो है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। और उसके बाद देखो, इसके बाद में हम लोग लिखते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। और कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब हो गया समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची। अब समवर्ती सूची का देखो मतलब क्या है। हमने आपको बताया था
जिन लोगों ने शेड्यूल पढ़ा होगा, जो 12 शेड्यूल्स हमने पढ़ाई थी उसमें 3 शेड्यूल, शेड्यूल नंबर जो 7 थी, शेड्यूल नंबर 7 में 3 लिस्ट दी गई थी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो तीसरी वाली कॉन्करेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची है, वो कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है। और समवर्ती सूची का मतलब ये होता है कि इसमें जितने भी विषय दिए गए हैं उन पर कानून बनाने की शक्ति दोनों लोगों के पास है, मतलब केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। तो विवाह है, तलाक है ना, और इलेक्ट्रिसिटी है, शिक्षा या एजुकेशन है, ऐसे सब्जेक्ट कहाँ पर दिए गए हैं? कॉन्करेंट लिस्ट में दिए गए हैं। और कॉन्करेंट लिस्ट में अगर जो कोई भी सब्जेक्ट दिया गया है उस पर केंद्र भी कानून बनाएगा और राज्य भी कानून बनाएगा। और कॉन्करेंट लिस्ट हमने ली कहाँ से है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली है। अभी इसके बारे में थोड़ा सा और समझेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद ज्वाइंट ज्वाइंट सिटिंग ऑफ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदनों की कौन सी बैठक है? ये संयुक्त बैठक है, ठीक है। अब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, देखो इसका मतलब क्या है, एक बार देखो जरा। ये जो ज्वाइंट सिटिंग है ना, इसका देखो मतलब क्या है। यहाँ पर जैसे कि हमको पता है कि हमारे यहाँ पर, जैसे कि पुरानी वाली संसद की अगर जो हम एग्जांपल लें, पुरानी वाली संसद की, ठीक है, तो एक हाउस हमारे यहाँ पर कौन सा था? लोकसभा हुआ करता था। दूसरा हाउस कौन सा था? राज्यसभा हुआ करता था, ठीक है। और अगर जो कोई कानून बनाना होता तो कानून बनाने के लिए एक बिल तैयार किया जाता था, विधेयक तैयार किया जाता था, एक पेज पर चीजें लिख ली जाती थी, जो भी कानून बनाना होता था उसको बिल कहते थे या विधेयक कहते थे। इस विधेयक को लोकसभा में रखा जाता था, लोकसभा जब पास कर देती थी तो फिर ये कहाँ जाता था? राज्यसभा चला जाता था। और राज्यसभा भी जब पास कर देती थी तब ये कहाँ जाता था? तब प्रेसिडेंट के पास जाता था, राष्ट्रपति के पास जाता था। और प्रेसिडेंट जब इस बिल पर अपने क्या कर देता था? साइन कर देता था, तब ये बिल क्या बन जाता था? एक्ट बन जाता था। तो अपने यहाँ कानून बनाने की ये प्रोसेस दी गई है। लेकिन एक बार आप सोच के देखो कि जैसे कि मैं कहूँ कि ये बिल ऐसे लोकसभा में रखा गया, लेकिन लोकसभा ने तो पास कर दिया, लेकिन जैसे ही ये राज्यसभा में गया, राज्यसभा ने इसको पास ही नहीं किया। अब क्या होगा? अगर जो लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास नहीं किया, तो अब ये कानून बन ही नहीं पाएगा। या उसका उल्टा कर लो, कोई बिल राज्यसभा ने पास कर दिया है, लोकसभा ने पास नहीं किया है, तो भी गड़बड़ है। मतलब कोई एक हाउस पास कर दे, दूसरा हाउस ना पास कर पाए, तो दिक्कत हो जाएगी। और अब कानून बनेगा कैसे? तो इसका सलूशन हमारे राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति के पास क्या है कि जब भी ऐसा कुछ आ जाएगा कि एक हाउस उसको पास कर दे, एक हाउस पास ना करे, तो फिर लोकसभा और राज्यसभा के सारे मेंबर्स को इस बीच वाले हॉल में बुलाया जाता था, यहां पर बैठने के लिए, कि सब लोग साथ साथ आओ। इस वाले हॉल में बुलाया जाता था कि यहां पर सारे लोग आके बैठो आके, और इकट्ठे ही उनके सामने बिल रखा जाता था। लोकसभा राज्यसभा के सारे मेंबर्स को साथ साथ बुला के इकट्ठे ही बिल रखा जाता था कि भाई लड़ाई झगड़ा छोड़ो, फाइनल बताओ क्या करना है, इसको पास करो या इसको नेग्लेक्ट करो। तो दोनों हाउसेस के मेंबर्स को साथ साथ बुलाया जाना किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। इसको क्या बोलते हैं? ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ये कब होगी एक बार बता दो? संयुक्त बैठक जब एक हाउस बिल पास कर दे या एक हाउस बिल ना पास करे, मतलब दो में से कोई एक पास कर देता है, एक नहीं पास कर देता है, मतलब कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया है लोकसभा राज्यसभा के बीच में, तब दोनों लोगों को साथ साथ बुलाया जाना राष्ट्रपति के द्वारा। उसको क्या बोलते हैं? ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर हो गया? तो ये तो हो गया ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद देखो जरा ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद दो तीन छोटे छोटे हैं, यूएसएसआर, या इसको हम यूएसएसआर को हिंदी में सोवियत संघ बोलते हैं, सोवियत संघ बोलते हैं, है ना, सोवियत संघ बोलते हैं। और
या फिर इसको हम रसिया भी बोल सकते हैं, ठीक, रसिया भी बोल सकते हैं। तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं रूस, ठीक। यहां से देखो क्या क्या लिया है, तो एक बार जरा देखो यहां से क्या क्या लिया है। तो अगर जो इसकी बात करें रूस से, तो एक तो हमने लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या लिया है? फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, या इसको हम बोलेंगे मौलिक कर्तव्य। क्या बोलेंगे? मौलिक कर्तव्य, ठीक, मौलिक कर्तव्य। और दूसरा देखो क्या है, आइडल्स ऑफ जस्टिस इन द प्रियम्बल, इन द प्रियम्बल, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, ठीक है, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श। सारे लोगों को समझ आ रहा है? एक बार थम करके बताओ भाई मेरे को। फंडामेंटल ड्यूटी। अब देखो यूएसएसआर क्या है कि 1991 से पहले, 1991 से पहले क्या हुआ करता था कि रसिया और 14 और देश थे, मतलब टोटल 14-15 जो देशों का ग्रुप था उसको यूएसएसआर बोला जाता था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इसका फुल फॉर्म क्या था? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, सोवियत संघ, ठीक। लेकिन 1991 में कुछ ऐसा हुआ कि ये जो 15 देश थे ये सब अलग अलग देश बन गए। यूक्रेन बन गया, बेलारूस बन गया, रसिया बन गया। लेकिन जो सबसे बड़ा देश बना यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद, विघटन के बाद में, वो कौन सा बना? रसिया बना। तो हम यूएसएसआर का उत्तराधिकारी किसको मानते हैं? रसिया को मानते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये चीजें हमने यूएसएसआर से ली हैं, ये भी बात सही। ये चीजें रसिया से ली, ये भी बात सही। दो चीजें ली हैं, एक तो फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। हमको पता है 11 मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में लिखे हैं। अभी किस भाग में लिखे हैं? पढ़ चुके हो भाग आप, पार्ट नंबर 4 में है। तो ये मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा कहां से ली? रसिया से ली। और जब आप प्रस्तावना पढ़ोगे, प्रियम्बल पढ़ोगे, तो प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है। प्रस्तावना ये कहती है कि मैं अपने नागरिकों के साथ में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय करूंगी। तो ये जो तीनों प्रकार का न्याय प्रियम्बल में दिया गया है वो कहां से लिया गया है? यूएसएसआर से लिया गया है। ये तीनों प्रकार का न्याय है क्या, इसका मीनिंग ये प्रियम्बल जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो यूएसएसआर और रशिया के बाद में देखो क्या है, तो यूएसएसआर और रशिया के बाद में फ्रांस। फ्रांस, तो फ्रांस से देखो क्या भाई लिया है हमने। एक तो हमने लिया है फ्रांस से रिपब्लिकन सिस्टम, रिपब्लिकन, ठीक है, रिपब्लिकन सिस्टम, गणतंत्रात्मक संरचना, गणतंत्रात्मक संरचना। और दूसरा देखो यहां से क्या लिया है कि प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल। यहां पर लिख रहा हूं इन द प्रियम्बल, ठीक है, इन द प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना में स्वतंत्रता, ठीक, समता एवं बंधुता का सिद्धांत, एवं बंधुता का सिद्धांत। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो क्या है कि प्रिंसिपल, अब देखो फ्रांस से हमने 2 चीजें ली हैं। पहले अब समझ लेते हैं रिपब्लिकन सिस्टम। तो रिपब्लिकन सिस्टम का देखो मतलब क्या होता है, यहां पर मैं आपको समझाता हूं कि रिपब्लिकन सिस्टम का मीन्स क्या है। देखो यहां पर मैं
चलो नेक्स्ट पेज पे समझाऊं कि यहीं पे? चलो यहीं पे समझा देता हूँ, ऐसे लिख के कि गणतंत्र का मतलब क्या क्या होता है। देखो गणतंत्र, आप रिपब्लिक डे मनाते हो, क्यों मनाते हो? तो गणतंत्र का देखो मतलब क्या होता है। गणतंत्र का मतलब होता है जहां दो कंडीशन पूरी हो रही हो, जहां पर दो कंडीशन पूरी हो रही हो। एक तो हेड ऑफ कंट्री, एक तो मतलब आप लोग ये ना समझने लगो कि ये नया पॉइंट है, तो ये नया पॉइंट नहीं है। यहाँ मैं बीच में लिख दूं, है ना, जैसे गणतंत्र। तो गणतंत्र का देखो मतलब क्या होता है। गणतंत्र का मतलब होता है जहां पर दो चीजें फॉलो हो रही हो। एक तो हेड ऑफ कंट्री, हेड ऑफ कंट्री इलेक्टेड हो, क्या हो? इलेक्टेड हो। और दूसरा कि सिटीजन उस देश के नागरिकों को, हिंदी में लिख रहा हूं, उस देश के नागरिकों को, उस देश के नागरिकों को देश के देश के देश के किसी भी देश के किसी भी पद पर जाने का हक हो। यहां पर ये दो कंडीशन पूरी हो रही हो, ऐसे कंट्री को हम बोलते हैं रिपब्लिक। क्लियर? देखो, हेड ऑफ कंट्री इलेक्टेड हो, तो अपना हेड ऑफ कंट्री जो है मतलब देश का प्रधान चुना हुआ हो, तो राष्ट्रपति अपना देश का हेड है और वो चुना हुआ है, कोई प्रॉब्लम, पहली कंडीशन पूरी होती है। उस देश के नागरिक को देश के किसी भी पद पर जाने का हक हो, तो आप इस देश के नागरिक हैं और अगर जो आप ये तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब अपनी योग्यता के अनुसार आप किसी भी पद पर जा सकते हैं। आप अपनी योग्यता के अनुसार राष्ट्रपति भी बन सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, पीएम का भी मतलब एमपी सांसदों का भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो दोनों कंडीशन इंडिया में ये पूरी होती हैं, इस वजह से इंडिया को क्या बोला जाता है? गणतंत्र, रिपब्लिक। आप जरा कमेंट में ये बताओ कि क्या ब्रिटेन जो है वो रिपब्लिक है, गणतंत्र है? बोलो भाई, ब्रिटेन रिपब्लिक है कि नहीं? तो आप बोलोगे कि ब्रिटेन में अभी भी राजा या रानी हेड होते हैं, कहने कहने को ब्रिटेन के, मतलब भले ही उनके पास ज्यादा पावर ना हो, लेकिन कहने को हेड ब्रिटेन का राजा या रानी है। तो ब्रिटेन का राजा या रानी अगर जो हेड है, तो वो इलेक्टेड तो होते नहीं है, तो पहली कंडीशन ही नहीं पूरी होती, तो ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है। तो फ्रांस से हमने रिपब्लिकन सिस्टम लिया, और प्रिंसिपल्स ऑफ जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो वहां पर स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का सिद्धांत दिया गया है आपकी प्रस्तावना। बंधुता का मतलब होता है भाईचारा बढ़ाना। तो ऐसे ही जब प्रस्तावना पढ़ेंगे तो जो है 5 टाइप की स्वतंत्रता आपको उसमें मिलेगी, 2 टाइप की समानता आपकी प्रस्तावना में मिलेगी, और बंधुता आपको मिलेगी। तो ये आप 9th क्लास की एनसीईआरटी अगर जो पढ़ेंगे तो फ्रांस की क्रांति जो है, पहला ही आई थिंक चैप्टर है, तो फ्रांस की क्रांति का सबसे इंपॉर्टेंट स्लोगन ही यही था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। तो वहीं से हमने क्या लिया है अपनी प्रस्तावना में, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का सिद्धांत। इनका मतलब क्या है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का, ये जब प्रियम्बल पढ़ेंगे तब देखेंगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आ जाओ, अपना नेक्स्ट कनाडा। ठीक है, तो नेक्स्ट है अपना कनाडा। और कनाडा से देखो हमने क्या क्या लिया है। तो कनाडा से हमने लिया है फेडरल फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम विद अ पावरफुल सेंटर, विद अ पावरफुल सेंटर। ठीक है, और सशक्त केंद्र के साथ, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। ठीक, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। और इसके बाद देखो रेजिड्यूअरी, अभी समझाता हूं, ये रेजिड्यूअरी पावर्स का सेंटर के पास होना, सेंटर के पास
होना। ठीक है, इसको हिंदी में भी मैं लिखे दे रहा हूं, अवशिष्ट शक्तियां। तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होना, केंद्र के पास। आप लोग इतना शांत क्यों बैठे हैं भाई, कोई प्रॉब्लम है क्या? एक बार बताओ जरा, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखो, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स, स्टेट गवर्नर्स बाई द सेंटर, केंद्र द्वारा। अभी समझाता हूं, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। और लास्ट पॉइंट भी इसका मैं लिख लूं जरा, एडवाइजरी jurisdiction, advisory jurisdiction of the सुप्रीम कोर्ट, ऑफ द सुप्रीम। और लिख ही नहीं रहे तो चलो यहां पर लिख देता हूं, सुप्रीम कोर्ट, इसको मिटा देता हूं। ठीक है, हिंदी में भी लिख दूं, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की राष्ट्रपति को सलाह, राष्ट्रपति को सलाह। क्लियर? ठीक है, सारा कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार बता तो दो आप लोग। ठीक है, एक बार देखो जरा। अच्छा, कमेंट मेरे को दिख नहीं रहे हैं आपके, 1 सेकेंड। ठीक है, रात मैच जीतने की खुशी में हल्ला मचे तो अभी शांत हो गए हैं सर। अच्छा, बढ़िया, चलो कोई बात नहीं, बढ़िया है। यस सर, हाँ जी यस सर, ठीक है। एक बार देखो जरा, कनाडा, तो कनाडा से देखो इतनी चीजें ली हैं। अब देखो पहला पॉइंट लिखा है फेडरल सिस्टम विद अ पावरफुल सेंटर, फेडरल सिस्टम विद अ पावरफुल सेंटर। देखो जहां कहीं भी फेडरेशन आए, वर्ड क्या आ जाए, फेडरेशन, तो फेडरेशन का मतलब होता है कि शक्तियों को बांटा गया है। ठीक, जहां कहीं भी देखो इजी वे में, जहां कहीं भी फेडरेशन आ जाए, क्या आ जाए, जहां पर ये वाला वर्ड आ जाए, फेडरेशन। ठीक, फेडरेशन या संघ, इसको बोलते हैं संघ, फेडरेशन, या इसको क्या बोलते हैं, इसको संघ बोलते हैं। और इसका मतलब होता है शक्तियां, इसका मतलब देखो क्या होता है, शक्तियां केंद्र एवं राज्य में, शक्तियां केंद्र एवं राज्य के बीच बांटी गई हैं, बांटी गई है। और अगर जो कहीं पर यूनियन आ जाए, ये वाला वर्ड लिखा जाए यूनियन, यूनियन का मतलब ये होता है एकात्मक राज्य। क्या होता है, एकात्मक राज्य। इसका मतलब होता है कि ज्यादा शक्तियां केंद्र के पास हैं, ज्यादा शक्तियां केंद्र के पास हैं। इसका मतलब ये होता है ज्यादा शक्तियां किसके पास हैं, केंद्र के पास हैं। एक तीसरा भी वर्ड होता है कॉन्फेडरेशन, परिसंघ, लेकिन वो अभी मैं आपको समझा नहीं रहा हूं। क्लियर? तो हाँ सर आ रहा है, ठीक है, बढ़िया। किसने किया, सूरज सिंह। तो शक्तियां केंद्र एवं राज्य के बीच बांटी गई हैं, फेडरेशन का मतलब। अब देखो जो बड़े देश होते हैं, अब बड़े देश अगर जो हो, तो सारी शक्ति जो है केंद्र अपने पास चाहकर भी नहीं रख सकता। आप सोचो कि इतना बड़ा देश है, तो केंद्र सारा कुछ
जो है दिल्ली से बैठे बैठे कैसे चला सकता है? तो अगर जो बहुत बड़ा देश है तो मजबूरी है, आपको शक्तियां बांटनी ही पड़ेंगी केंद्र और राज्य के बीच में, वरना शासन चलेगा ही नहीं। हाँ, अगर जो देश बहुत छोटा है, जैसे कि एक कमरे भर का देश है, तो केंद्र यहीं से बैठे बैठे सारे कोने देख सकता है, ठीक है, अपने आप शासन चला सकता है, तो राज्यों को पावर देने की जरूरत नहीं। तो अगर जो छोटे देश होते हैं तो वो अधिकतर यूनियन बनते हैं, अगर जो बड़े देश होते हैं तो शक्तियां बांटनी ही पड़ेंगी, वो फेडरेशन बनते हैं। एक तीसरा भी टर्म होता है कॉन्फेडरेशन। जो कॉन्फेडरेशन है उसका हिंदी में ट्रांसलेशन होता है परिसंघ। तो कॉन्फेडरेशन में राज्यों को ज्यादा ताकत मिलती है केंद्र से, मतलब केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियां वहां भी डिवाइड होती हैं, लेकिन केंद्र ज्यादा पावरफुल होता है कंपेयर टू द स्टेट कॉन्फेडरेशन में, लेकिन उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक। अच्छा सर, संजू सैमसन लग रहे हैं सर, ठीक है यार, थैंक यू, उसने तो मैच जिता दिया है ना, ठीक। तो अब देखो यहां पर क्या है, हाँ चलो ठीक है। तो फेडरेशन, अब फेडरेशन इसका मतलब समझ गए। अब देखो इंडिया बहुत बड़ा कंट्री था, तो इंडिया अगर जो बड़ा कंट्री था तो यहां पर ये, सर प्लीज इफ पॉसिबल देन क्लासेस, अच्छा सैटरडे को भी ले लिया करिए, ठीक है। अगर जो देखो सैटरडे को क्या होती है कि कहीं दूसरी जगह अगर जो क्लास लगी होती है, जैसे मैराथन लगी है या दूसरा लगी है, इस वजह से पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन फ्री होऊंगा तो बिल्कुल ले लूंगा, टेंशन मत लो आप, ठीक है। अब देख कहाँ पर था मैं, क्या समझा रहा था, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, ठीक है। अब थोड़ा समझा लूँ उसके बाद कमेंट पढ़ूंगा। इंडिया इंडिया देखो थोड़ा बड़ा कंट्री है। अब इंडिया अगर जो बड़ा कंट्री है तो यहाँ तो फिर वहां पर क्या है, अब यहाँ पर इतना बड़ा कंट्री है तो केंद्र चाहे भी तो सारी शक्ति अपने पास नहीं रख सकता, शक्तियां डिवाइड करनी ही पड़ेंगी, ठीक। अब शक्तियां डिवाइड अगर जो करनी पड़ेंगी केंद्र और राज्य के बीच में, इसका मतलब इंडिया फेडरेशन बनेगा, संघ बनेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह आ गई कि पहले जब हमारी संविधान सभा बैठी तो उसके मन में यह था राज्यों को ज्यादा ताकत दे देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन पाकिस्तान बन गया, हैदराबाद के निजाम अलग हल्ला काट रहे थे कि हम अलग देश बनाएंगे, जूनागढ़ के जो नवाब जो गुजरात के पास रियासत पड़ती थी वो मोहम्मद अली जिन्ना से चोरी छुपे बातचीत कर रहे थे, जो जम्मू कश्मीर के हरि सिंह थे वो भी अपना अलग राग अलाप रहे थे। अब अगर जो ये सारे यहाँ पर सिचुएशन देखी और हमने सोचा कि अगर जो अब हमने राज्यों को ज्यादा ताकत दे दी तो गड़बड़ हो जाएगा, तो यहाँ सैकड़ों पाकिस्तान बन जाएंगे फ्यूचर में। तो इस वजह से क्या है कि हमने शक्तियां बांटी तो हैं केंद्र और राज्य के बीच में, क्योंकि बिना बांटे इतने बड़े देश का शासन चल नहीं सकता था, लेकिन जानबूझकर जो है वो जानबूझकर शक्तियां किसके हाथ में ज्यादा रखी गई हैं, केंद्र के हाथ में ज्यादा रखी गई हैं, ठीक है। प्रतिभा कुमारी सर प्लीज रीड माई कमेंट प्लीज, तो आपका यही तो कमेंट आया, और तो ठीक है। तो इसका मतलब देखो क्या है, तो पहला वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि फेडरल सिस्टम हमारे यहाँ मतलब शक्तियां बांटी तो गई हैं केंद्र और राज्य के बीच में, लेकिन पावरफुल कौन है, सेंटर है, क्लियर है। ठीक, अब देखो ठीक है, अब देखो आप सर पॉलिटी में छक्के लगा रहे हो, ठीक है, थैंक यू यार। गोपाल कुमार फेडरेशन को अपनाया, सशक्त केंद्र के साथ फेडरेशन को अपनाया, बिल्कुल बढ़िया, सही बात। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला अभी नहीं समझा रहा हूं, अभी बाद में समझाऊंगा। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर। अब देखो हमको पता है कि राज्य जो है, राज्यों में एक राज्यपाल होता है, ठीक। तो राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, केंद्र करता है। तो ये वाला जो है पॉइंट भी कहां से लिया, कनाडा। देखो कनाडा से वो चीजें ली हैं जहां पर आपको केंद्र मजबूत दिखेगा, ताकतवर दिखेगा, वो वाली चीजें हमने कहां से ली हैं, कनाडा से ली हैं। आप देखो किसी भी राज्य के सीएम से पूछो, मुख्यमंत्री से पूछो कि आपको दो लोग जो नापसंद हो, वो बताएगा गवर्नर और बताएगा आईएएस ऑफिसर, क्योंकि ये दोनों लोग सुनते केंद्र की हैं और काम कहां करते हैं, राज्य में करते हैं। आप सोच के देखो कि किसी भी राज्य में अगर जो बाई चांस बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन वहां गवर्नर बीजेपी की पसंद वाला बैठा है, वो करता सब कुछ वही है जो जो केंद्र कहता है ना। तो कहीं ना कहीं जो है राज्यों पर गवर्नर के माध्यम से कंट्रोल साधा गया है, क्योंकि केंद्र जो जो कहता है कि पूरे राज्य बंधे रहें, राज्य में अगर जो कोई गड़बड़ होने लगे राज्यपाल तुरंत बताता है केंद्र को कि भाई यहां तो ऐसा ऐसा हो रहा है। तो
कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति किया जाना, यह भी केंद्र को शक्तिशाली बनाता है। और ये हमने कहां से लिया? कनाडा। एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इसका देखो मतलब क्या होता है कि राष्ट्रपति जब कभी भी कानून के प्रश्न पर फंस जाए, बाई चांस राष्ट्रपति हैं, उनके सामने कोई क्वेश्चन आ जाए और वो पढ़ें और उनको समझ ना आए कि भाई यार इसमें क्या करें, समझ नहीं आ रहा, तो उस वक्त राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं कि भाई सर्वोच्च न्यायालय से कह सकते हैं कि भाई मेरे को एडवाइस दो, क्या किया जाए। आर्टिकल 143 के तहत आर्टिकल 143 में लिखा है कि राष्ट्रपति यदि किसी भी कानून के प्रश्न पर फंस जाएं तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। यह भी पावर हमने कहां से ली? कनाडा से ली है। सर इंडिया फिर फेडरेशन क्यों नहीं है? तो इंडिया फेडरेशन पूरी तरीके से बना दिया जाता तो मैंने अभी बताया कि सैकड़ों जो है अलग अलग जो है देश बन चुके होते। अच्छा, सही कह रहे हो स्टूडेंट। हाँ ये तो है कि नींद कभी कभी क्या होता है कि 3 3 4 4 बजे तक जगना पड़ता है, मेहनत तो है ना। अब जरा देखो 1935, तो 1935 का एक्ट, अब देखो ये वाला देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और इसको बोलते हैं भारत शासन, भारत शासन अधिनियम 1935। अब देखो सबसे ज्यादा चीजें जो ली गई हैं ना वो यहीं से ली गई हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 से ही ली गई हैं। उसका रीजन मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ब्रिटिश ने, अंग्रेजों ने भारत के लिए ये कानून बनाया था 1935 में, और इसके तहत भारत के लोग काम करके देख चुके थे। तो ये कानून के तहत कैसे काम होता है उनको इसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट पता थे। अगर नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट पता है तो सबसे ज्यादा आप वहीं से चीजें लेंगे जिसके बारे में भली भांति आप जानते हैं, और इसी वजह से सबसे ज्यादा चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई। लगभग 250 आर्टिकल इसके सीधे सीधे उठाकर संविधान में लिख दिए गए हैं, और यही रीजन है कि इसको क्या बोला जाता है? ब्लू प्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको बोला भी था, बताया भी था, ये ब्लू प्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ब्लू प्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है। अब ब्लू प्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, अब देखो यहां से कितनी चीजें ली हैं, पहले एक बार लिख लेते हैं। तो लिख लेते हैं, तो पहला हम लोग लिखते हैं गवर्नर्स ऑफिस, ठीक है, गवर्नर्स ऑफिस या राज्यपाल का कार्यालय, राज्यपाल का कार्यालय, ठीक है, उसके राज्यपाल का कार्यालय। उसके बाद देखो क्या लिखूं, उसके बाद लिखता हूं स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी, स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी, न्यायपालिका की संरचना, न्यायपालिका, न्यायपालिका की क्या संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी, न्यायपालिका की संरचना। उसके बाद लिखो आप पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, लोक सेवा आयोग। तो लोक, अभी समझाता हूं सब, लोक सेवा आयोग, इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकालीन उपबंध। तो आपातकालीन उपबंध हो गए ये, ठीक है। और लास्ट में मैं लिखता हूं कि 3 लिस्ट, 3 लिस्ट्स, 3 सूचियां, 3 सूचियां
और इसमें पहली वाली लिस्ट जो है उसको क्या बोलते हो आप, उसको बोलते हो यूनियन लिस्ट, संघ सूची, या इसी को बोलते हैं केंद्र सूची। तो संघ सूची भी बोल देते हैं, केंद्र सूची भी बोल देते हैं। दूसरी वाली को क्या बोलते हैं, स्टेट लिस्ट, या इसको बोलते हैं राज्य सूची। और तीसरी वाली को बोलते हैं कॉनकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। क्या बोलते हैं, समवर्ती सूची। अब देखो जरा, सर ग्रुप में नंबर 9695 ऐड करा दीजिए। अच्छा ठीक है, चलो अभी आपका नंबर नहीं ऐड है तो चलो मैं कमेंट में बोल दूंगा। चलो मैं आपका नंबर लिख लेता हूँ, है ना, बोल दूंगा 9 क्या था, हाँ ठीक है, 95317, ठीक है 317, ठीक है बोल दूंगा, ठीक है मैंने आपका नंबर नोट कर लिया। ठीक है, अब देखो जरा गवर्नर्स ऑफिस, अब ये एक बार समझो है क्या। देखो गवर्नर्स ऑफिस का मतलब क्या है, अगर जो आपसे पूछा जाए कि गवर्नर को अपॉइंट राष्ट्रपति करता है, ये कहां से लिया, कनाडा से लिया। गवर्नर्स ऑफिस का मतलब होता है कि गवर्नर के ऑफिस से जुड़े काम, मतलब गवर्नर के वर्क एंड पावर्स, गवर्नर की शक्तियां। तो गवर्नर के कार्य और गवर्नर के शक्तियां जो हैं, अच्छा आपने भी भेजा है, ठीक है चिंता मन ना करो, अभी मैं आपका नंबर नोट तो नहीं कर रहा हूं, अभी मेरा भी ऐड करवा दीजिए, मैं भी यहाँ पर जो भैया बैठते हैं उनसे बोल दूंगा, ठीक है कि कमेंट देख के आपके नंबर ऐड हो जाएंगे। तो एक बार देखो गवर्नर्स ऑफिस, गवर्नर्स, हाँ गवर्नर्स ऑफिस का मतलब क्या है कि गवर्नर के वर्क एंड पावर्स, गवर्नर की शक्तियां और गवर्नर के जो कार्य हैं वो हमने कहां से लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जबकि गवर्नर का अपॉइंटमेंट केंद्र करे ये कनाडा, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी, तो स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी का देखो मतलब क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी का मतलब है जो 3 टियर स्ट्रक्चर है। कौन सा टियर स्ट्रक्चर है, जो 3 टियर का अपने यहां पर स्ट्रक्चर है जुडिशरी का। 3 टियर का मतलब क्या है, आपको पता है कि सबसे नीचे क्या होते हैं, सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, उसके ऊपर क्या होते हैं, उसके ऊपर हाई कोर्ट होते हैं, और सबसे ऊपर क्या होता है, सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो 3 टियर स्ट्रक्चर है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, त्रिस्तरीय संरचना न्यायपालिका की, हमने कहां से ली है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन, तो पब्लिक सर्विस कमीशन का देखो मतलब क्या है, हमारे यहां पर 2 पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं 2 लेवल पर। एक तो केंद्र वाला पब्लिक सर्विस कमीशन जिसको यूपीएससी बोला जाता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिससे आईएएस बनते हैं, अभी कुछ दिन पहले रिजल्ट भी निकला है। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वो केंद्र की ए ग्रेड और बी ग्रेड की जॉब्स में नियुक्तियां करता है। अगर जो आपको इंडिया में सबसे हायर जॉब चाहिए तो आप यूपीएससी का एग्जाम निकालिए। सेकेंड रैंक पे जो एग्जाम आते हैं, हर एक राज्य में क्या होता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग हर एक राज्य में होता है, और ये राज्य लोक सेवा आयोग पीसीएस वाले जो एग्जाम आप बोलते हो ये कंडक्ट करवाता है, जिससे एसडीएम वगैरह बनते हैं, तहसीलदार बनते हैं। तो ये दोनों कमीशंस जो है वो कहां से लिए गए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसके बाद देखो इमरजेंसी प्रोविजंस, हमारे यहाँ पर 3 प्रकार की इमरजेंसी हैं, आपातकाल हैं, मैंने बताया भी था पार्ट पढ़ाते टाइम। तो तीनों प्रकार की इमरजेंसी, तो 3 प्रकार की इमरजेंसी का मतलब, एक तो है आर्टिकल 352 में जिसको बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। बहुत सारे लोगों ने नंबर भेजा है, मैं उनसे बोल दूंगा कि ये ऐड करा देंगे, ठीक है टेंशन मत लो। तो पहला है आर्टिकल 352 जिसके तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। दूसरा आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन लिखा गया है। और तीसरा आपातकाल वित्तीय आपातकाल होता है, आर्टिकल 360। तो याद करो, आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन, और आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपातकाल। ये इमरजेंसीज पढ़ेंगे अलग टॉपिक में, तब प्रॉपर बताऊंगा। ये जानो कि तीनों टाइप की जो इमरजेंसी की प्रोविजन है वो कहां से लिए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसके बाद देखो 3 लिस्ट, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं।
ये तीनों लिस्ट के बारे में कि ये जो तीनों लिस्ट हैं, मतलब यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो सातवीं हमारे पास टोटल जो है 12 शेड्यूल्स हैं, आपको पता है, और 12 अनुसूचियों में सातवीं वाली जो अनुसूची है, सातवीं वाली जो अनुसूची है उसमें 3 लिस्ट दी गई है ना, सातवीं अनुसूची में। इसको मैं यहां पर समझाता हूं आपको, देखो जरा, इसको जरा समझो। 3 लिस्ट है, ठीक है, तो 3 लिस्ट दी गई हैं, 3 लिस्ट। 1 सेकेंड। तो 3 लिस्ट्स, ठीक, 3 सूचियां दी गई हैं। अब 3 जो सूचियां दी गई हैं इसमें से आपको पता है कि पहली वाली जो है उसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट, दूसरी वाली को क्या बोलते हैं, स्टेट लिस्ट, हिंदी लिखी है पीछे राज्य सूची, और तीसरी वाली को क्या बोलते हो आप, इसको बोलते हो कॉनकरेंट लिस्ट या समवर्ती सूची, ठीक, कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची। अब जरा एक बार देखो, ये जो यूनियन लिस्ट है, आप ये बताओ कि जब ये लिखी गई थी ओरिजिनल वाले संविधान में, इसमें कितने विषय हुआ करते थे, इसमें 97 विषय हुआ करते थे। लेकिन अभी इसमें कितने विषय हो गए हैं, तो अभी इसमें 100 विषय हो गए हैं, अभी मतलब यहां पर विषय बढ़ गए हैं, तो अभी यहां पर इतने हो गए हैं। और ये जो लिस्ट है, ये जो 100 सब्जेक्ट अभी हो गए हैं, तो इनमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, मैंने आपको लिखाया भी था, जैसे कि डिफेंस है, रक्षा है, जैसे कि मुद्रा करेंसी है, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध हैं। तो बहुत जरूरी जरूरी चीजें कहाँ पर हैं, यूनियन लिस्ट में हैं, ठीक है। और यूनियन लिस्ट में अगर जो कोई भी चीज है तो उसका मतलब है उस पर कानून बनाने की शक्ति संसद की है, केंद्र वो कानून बनाएगा। अगर जो इसमें कोई चीज दी है, और इसमें कितने सब्जेक्ट हैं, 100, मतलब राज्य टांग नहीं अड़ाएगा इन पे, ठीक। स्टेट लिस्ट या राज्य सूची जो है, मैंने आपको बताया था कि जो स्टेट लिस्ट है या राज्य सूची है, ये जब लिखी गई थी तो इसमें कितने विषय थे, इसमें 66 सब्जेक्ट थे। लेकिन अभी यहां पर घट गए हैं, यही एक ऐसी लिस्ट है जहां पर घट गए हैं, मतलब राज्य कहते थे कि हमारी पावर वैसे भी कम थी और आपने और कम कर दी, घटा दिए सब्जेक्ट। तो स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन पर कानून कौन बनाता है, तो इन पर राज्य कानून बनाता है, ठीक है, राज्य कानून बनाता है। और इन अगर जो केंद्र सूची में कोई सब्जेक्ट है, केंद्र सूची में केंद्र कानून बनाता है, नाम ही है ना यार इसका, इनमें केंद्र कानून बनाता है, ठीक। जो राज्य सूची है, राज्य सूची में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो पंचायत हैं, नगर पालिकाएं हैं, पुलिस है, स्वास्थ्य है, लोक व्यवस्था है, कृषि है, सिंचाई है, ऐसी सारी चीजें स्टेट लिस्ट में है। अगर जो कोई चीज स्टेट लिस्ट में है तो उस पर कानून कौन बनाएगा, राज्य बनाएंगे। और ये जो कॉन्करेंट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट, ये जब लिखी गई थी ओरिजिनल वाले संविधान में, तब इसमें कितने सब्जेक्ट थे, इसमें थे 47, लेकिन अभी इसमें कितने हो गए हैं, 52 हो गए हैं अभी, ठीक। तो अभी जो है इतने सब्जेक्ट हैं। और यहां पर देखो, इस इन पर दोनों लोग कानून बनाएंगे, इन पर दोनों, या इन पर लिख दो केंद्र और राज्य दोनों, ठीक है, इन पर केंद्र एवं राज्य, केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बनाएंगे जो यहां पर सब्जेक्ट दिए गए हैं, ठीक है। मैरिज है, डाइवोर्स है, एजुकेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो सारे इसमें है। अब आप मेरे को ये बताओ कि क्या दुनिया के सारे सब्जेक्ट इनमें लिख दिए गए, तो आप कहोगे नहीं, सारे सब्जेक्ट दुनिया कैसे लिख दिए जाएंगे, 100 यहां पर हैं, अभी 61 यहां पर हैं, 52 यहां पर हैं। उस टाइम पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का तो कोई इतना रिवोल्यूशन था नहीं, जानता नहीं था, है ना। उस टाइम पर स्पेस साइंस का जो है कोई जानता नहीं था इतना ज्यादा, साइबर क्राइम था नहीं, तो जब था ही नहीं उस टाइम पर, तो फिर वो कहीं लिखा ही नहीं गया होगा। तो अगर जो ऐसा कहीं सब्जेक्ट है जो कहीं नहीं लिखा, तो उस पर कानून कौन बनाएगा। तो यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं, देखो जरा, हाँ, ऐसे मैंने किया, ठीक। यदि यदि
इन यदि इन तीनों लिस्ट्स में कोई विषय नहीं है, कोई विषय नहीं है, तो उसको अवशिष्ट विषय कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अवशिष्ट विषय कहते हैं। मतलब अगर जो तीनों लिस्ट में कोई सब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो ऐसे सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? अवशिष्ट विषय कहते हैं। और अवशिष्ट विषय पर अपने यहां कानून कौन बनाएगा? मैं लिखे दे रहा हूं, इन पर केंद्र कानून बनाएगा। कौन बनाएगा? इन पर केंद्र, इन पर, ठीक है, इन पर केंद्र कानून बनाएगा। क्लियर? तो ये जो अवशिष्ट विषयों के ऊपर केंद्र कानून बनाएगा, ये देखो कहां से लिया है। इधर आ जाओ, ये मैंने आपको छुड़वाया था कनाडा में। ये पॉइंट देखो जरा, रेजिडुअरी पावर्स सेंटर के पास होना, तो अवशिष्ट विषय पर केंद्र कानून बनाएगा। ये मैंने कहां से लिया है? ये कनाडा से लिया है। ठीक। दूसरी बात, तीनों लिस्ट अगर जो पूछे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, लेकिन खाली कॉन्करेंट लिस्ट पूछे कि खाली समवर्ती सूची, खाली ये पूछे कॉन्करेंट लिस्ट, तो आप बताना ऑस्ट्रेलिया। तो क्या बताना? ऑस्ट्रेलिया। देखो, खाली कॉन्करेंट लिस्ट पूछे अगर तो ऑस्ट्रेलिया, तीनों लिस्ट अगर जो पूछे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और रेजिडुअरी सब्जेक्ट केंद्र के पास है ये पूछे तो फिर कनाडा। तो आज जो है ये टॉपिक हमने कर लिया है फिनिश। ठीक है। और जैसे कि कई क्लासेस में या कई किताबों में ये भी लिखा है कि जो फेडरल सिस्टम है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, लेकिन वो मैं इसको यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ वरना कंफ्यूज बहुत हो जाओगे, क्योंकि क्वेश्चन जितने भी आते हैं कि फेडरल सिस्टम या केंद्र जो है केंद्र राज्य से ज्यादा शक्तिशाली होना, वो सारे के सारे कनाडा पर आते हैं। ठीक है, क्लियर है? सेकेंड लिस्ट में 56 सब्जेक्ट हैं प्रेजेंट में। अच्छा, कमेंट आपने किया 56 नहीं है, जितना मैंने लिखा है उतना ही है। ठीक है, टेंशन मत लो। ठीक है, प्लीज सर मेरा कमेंट स्क्रॉल करके मेरे इन्फॉर्मेशन अंकित सर तक पहुंचाएं प्लीज, वेरी रिक्वेस्ट यू। अच्छा प्रतिभा, ठीक है, चलो आज के लिए इतना रखते हैं। और हिस्ट्री के एक बार दिखा देना मेरे को कमेंट क्या है। चलो ठीक है, मैं देख लूंगा। ठीक, टेंशन मत लो। और ये टॉपिक हुआ फिनिश। नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और टेंशन मत लेना, जैसे पढ़ा रहा हूं बस पढ़ते जाना आराम से। क्वेश्चन जो है हिल के नहीं जाएगा, टेंशन ना लो। चलो।